डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने कोशिका तथा उससे विभिन्न अंगों के बारे में चर्चा की थी। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक के बारे में जानकारी आपसे साझा करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना समझने से पहले हम उसके बेसिक व्याख्या की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका जो बेसिक संबंधित जानकारी है वो हम पहले पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आपका जो टॉपिक है और अधिक सरल हो जाए। आइए देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है इसका मतलब क्या है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है माइटोस, दूसरा क्या है, कॉन्ड्रियो। माइटोस का अर्थ होता है, यानी मतलब है उसका धागा, और कॉन्ड्रियो का अर्थ है कण। इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहते हैं, यानी धागा के कण अर्थात सूत्रकणिका भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी खोज के बारे में। तो अगर खोज की बात करी जाए तो यहाँ हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर ने देखा था। कोलिकर द्वारा पहली बार कीटों की रेखित मांसपेशियों में देखा गया था माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कीटों की रेखित मांसपेशियों में देखा गया था। अगर बात करी जाए किस सन देखा था, तो इसका आंसर रहेगा कि 1880 ईस्वी में, यानी 1880 ईस्वी में कोलिकर ने रेखित मांसपेशियों में, यानी कीटों की रेखित मांसपेशियों में देखा था। इसके बाद अगर बात की जाए कि नाम किसने दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सी वेंडा द्वारा दिया गया था। और सी वेंडा ने 1897 ईस्वी में, सी वेंडा ने कब नाम दिया था, 1897 ईस्वी में। फिर अगर बात करी जाए इसके नेक्स्ट इन्वेंशन पर, तो हम यहाँ देखते हैं कि फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फिला तथा आल्टमान ने बायोप्लास्ट कहा। अगर बात करी जाए कि आल्टमान ने कब नाम दिया, तो इसका आंसर ये रहेगा, आल्टमान ने जो नाम दिया था बायोप्लास्ट कहा, तो ये जो इसका सन है वो है 1890 ईस्वी में, यानी 1890 ईस्वी में आल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट कहा। फिर और इसको कोशिकांग माना। कोशिकांग का मतलब ये होता है कि कोशिका का इम्पोर्टेंट अंग माना। और इस तरह से हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है उसके बारे में चर्चा की। अब हम इसकी जो इसके इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि एटीपी सिंथेज क्या होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ओटीपी सिंथेज क्या है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1941 में एक ग्रेट ब्रिटेन के वाकर वैज्ञानिक थे। उन्होंने एटीपी सिंथेज की खोज की और उन्होंने बताया कि जीवित कोशिकाओं में सार्वभौमिक ऊर्जा वाहक एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए जो जिम्मेदार एंजाइम होता है वो एटीपी सिंथेज ही है तथा इसमें पाया जाता है। यानी कह सकते हो कि जो एटीपी सिंथेज है उसकी खोज ग्रेट ब्रिटेन के वाकर ने की। कब की? 1941 में की। और वर्क क्या होता है, तो इसका वर्क ये होता है कि जीवित कोशिकाओं में सार्वभौमिक ऊर्जा वाहक, जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उसमें जो सार्वभौमिक ऊर्जा वाहक है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए, वो जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए जो जिम्मेदार एक एंजाइम है, कौन? एटीपी सिंथेज। इसके बाद अगर बात की जाए
पर माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश क्या होते हैं? पर माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश क्या होते हैं? तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, यानी बाहरी और आंतरिक जो झिल्ली, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बाहरी झिल्ली होती है और यहाँ पर एक आंतरिक झिल्ली। जो बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच का जो ये अवकाश है, यानी जो बीच के खाली स्थान है, इस बीच के खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? इस बीच के खाली स्थान को हम परिमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहते हैं। यानी जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान को हम परिमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहते हैं। इस खाली स्थान को हम परिमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहते हैं। इस खाली स्थान को हम परिमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टी किसे कहते हैं। अगर बात की जाए कि क्रिस्टी किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदरूनी झिल्ली होती है, उस झिल्ली को क्रिस्टी कहा जाता है। यानी जो अंदरूनी झिल्ली कौन सी हो गई? यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये झिल्ली आपको दिख रही होगी, यहाँ पर देखिए, जो यह अंदरूनी झिल्ली पाई जाती है इस स्थान पर। यानी जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर प्रत्येक भाग में यहाँ झिल्ली पाई जाती है। ये जो झिल्ली यहाँ पाई जाती है इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो अंदरूनी झिल्ली होती है, इस अंदरूनी झिल्ली को हम क्रिस्टी कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये दो झिल्ली से बना होता है। बाहरी झिल्ली में कोशिका अंगक शामिल होता है और यह त्वचा की तरह कार्य करता है। यानी इसमें क्या होता है? बाहरी झिल्ली जो होती है उसमें कोशिका अंगक शामिल होते हैं। किसमें? जैसे कि जो यह बाहरी झिल्ली है, ये जो बाहरी झिल्ली है, ये जो बाहरी झिल्ली यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस बाहरी झिल्ली में कोशिका अंगक शामिल होते हैं और यह त्वचा की तरह कार्य करता है। इस तरह से हम क्रिस्टी के बारे में समझ चुके हैं। आइए अब देखते हैं कि राइबोसोम, यानी राइबोसोम कण क्या होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि राइबोसोम जो है, ये राइबोसोम कण क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कि सभी जो सजीव कोशिकाएं, सभी सजीव कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण होता है। यानी सभी सजीव में क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण होता है। बहुत जो सूक्ष्मकण होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी जो राइबोसोम होते हैं, ये बहुत सूक्ष्म कण होते हैं। ये कह सकते हो जो ये सूक्ष्म कण होते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जो सूक्ष्म कण होते हैं, ये क्या है? ये सब राइबोसोम। ये आनुवांशिक पदार्थों के संकेतों को, ये आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं उनके संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। इनका मेन वर्क क्या होता है राइबोसोम का? राइबोसोम है क्या? जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सूक्ष्म कण होते हैं उनको राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम कण कहते हैं। अगर बात करी जाए कि इनका कार्य क्या होता है, तो ये आनुवांशिक पदार्थों के संकेतों के प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। यानी इनका मेन वर्क ये आनुवांशिक पदार्थों के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। ठीक, इस तरह से हम इसके बारे में राइबोसोम को जानते हैं। इसके बाद देखते हैं कि डीएनए क्या होता है। तो अगर बात की जाए डीएनए क्या है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो डीएनए की खोज, जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है उसकी खोज किसने की? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज मार्गिट और सिल्वन नाम के दो वैज्ञानिक ने की। यानी किसने की? मार्गिट और सिल्वन नामक वैज्ञानिक ने। कब की? तो 1963 ईस्वी में। यानी मार्गिट और सिल्वन नामक वैज्ञानिक ने कब की? 1963 में की। मार्गिट और सिल्वन नामक वैज्ञानिक ने 1963 में की। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के पावर हाउस में जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, हमने आपको बताया था कोशिकाएं दो प्रकार की, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होती हैं वो केवल दो ही जंतुओं में पाई जाती है, एक तो नीली हरी शैवाल
और दूसरे बैक्टीरिया में। लेकिन इनको सबको छोड़कर जितनी भी कोशिकाएं वो सब यूकेरियोटिक हैं, और उनमें जो पावर हाउस होता है उसमें एक गोलाकार डीएनए होता है। उसमें क्या होता है? एक गोलाकार डीएनए होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो होता है, ये आप यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझिएगा कि जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं के पावर हाउस में जो होता है एक छोटा गोलाकार होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक गोलाकार आपको संरचना दिखाई देगी, और इस गोलाकार संरचना को आप ध्यान से देखिएगा। तो ये जो गोलाकार संरचना आपको दिख रही है यही डीएनए, ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं के पावर हाउस में होता है। यानी जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। गोलाकार संरचना होती है डीएनए की, और इसकी खोज 1963 ईस्वी में मार्गेट और सिल्वर नामक वैज्ञानिक ने की। मार्गेट और सिल्वर। इसके बाद हम देखते हैं कि बाहरी झिल्ली व आंतरिक झिल्ली क्या है। बाहरी झिल्ली में कई प्रोटीन आधारित छिद्र होते हैं जो आयनों और अणुओं को छोटे छोटे प्रोटीन के रूप में बड़े होने की अनुमति देने के लिए काफ़ी बड़े होते हैं। यानी जो आयन होते हैं, आयन और अणु को छोटे छोटे प्रोटीन के रूप में बड़े होने की अनुमति देते हैं। मतलब जो छोटे प्रोटीन के अणु होते हैं उनको बड़े होने की अनुमति देते हैं। कौन? जो इसमें कई प्रोटीन आधारित छिद्र होते हैं, यानी बाहरी झिल्ली में। जो बाहरी झिल्ली में प्रोटीन आधारित जो छिद्र होते हैं वो आयनों और अणुओं को प्रोटीन के रूप में बड़े होने की अनुमति देते हैं। और इसके विपरीत अगर बात करी जाए आंतरिक झिल्ली में, तो आंतरिक झिल्ली में बहुत अधिक पारगम्यता होती है। पारगम्यता का मतलब जानते हैं? पारगम्यता का मतलब ये होता है कि जैसे जो कोशिका जो प्लाज्मा होती है उसकी झिल्ली, जो कोशिका प्लाज्मा की झिल्ली होती है उसके जैसे जो ये झिल्ली होती है, मतलब आंतरिक झिल्ली, जो आंतरिक झिल्ली होती है इसमें हम आर पार देख सकते हैं। मतलब पारगम्यता होती है, ये बहुत पतली होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। ये रह गया था आपका कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात की जाए कि मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स आंतरिक झिल्ली के भीतर का स्थान होता है। जो आंतरिक झिल्ली होती है उसके जो भीतर होता है उसको वो खाली स्थान होता है। ये जो मैट्रिक्स होती है, जो आंतरिक झिल्ली जो होती है उसके बीच का जो खाली स्थान होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और ये साइटोप्लाज्म की तुलना में, जो साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका में जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी तुलना में जो ये स्थान होता है मैट्रिक्स, यानी जो ये स्थान होता है, ये स्थान मतलब साइटोप्लाज्म की तुलना में अधिक चिपचिपा होता है। यानी जो कोशिका में साइटोप्लाज्म पाया जाता है उससे भी अधिक ये ज़्यादा चिपचिपा होता है। और इस तरह से हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। और अगर हम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के थोड़ा कार्य के बारे में देखें तो यहाँ जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा घर होता है क्योंकि ये ऊर्जा बनाती है। इनमें ऑक्सीशोषण की क्रिया का मुख्य भाग घटित होता है। यानी इसमें ऑक्सीशोषण होता है, यानी इसमें ऑक्सीशोषण वाली क्रिया होती है। और इसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण की क्रिया में, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है इसके ऑक्सीकरण की क्रिया में एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से, यानी कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण की क्रिया में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से, यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक उच्च ऊर्जा वाले यौगिक का निर्माण होता है। यानी इसमें एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक उच्च ऊर्जा वाले यौगिक का निर्माण होता है। और इस प्रकार हम अगर बात करें क्रेब्स चक्र की, तो इसमें इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है। यानी यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में घुलित अवस्था में उपस्थित विकरों के द्वारा चलित होता है। यह किससे मतलब चलता है? जो क्रेब्स चक्र चलता है वो जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसमें जो मैट्रिक्स होते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो मैट्रिक्स होते हैं उनमें जो उपस्थित जो विकार होते हैं, यानी जो घुलित अवस्था में जो विकार होते हैं उनमें चलता है। और
केब्स चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। जब केब्स चक्र चलता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। और उपापचयी पदार्थों से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, जो उपापचयी पदार्थ होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन निकलता है। और इस प्रकार जो हम देखते हैं कि जो इसका कार्य है वो आपको समझ में आ गया हो कि कोशिका के लिए ऊर्जा बनाने का काम, और ये जो एडेनोसिन डाइफास्फेट से एडेनोसिन ट्राइफास्फेट नामक उच्च ऊर्जा वाले यौगिक का निर्माण होता है इसमें।